बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे मेहमान अजीत द्विवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बात करते हैं अब बिहार की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन ये पार्टियां नहीं बता पा रही कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। बहुत से लोगों के टिकट कटेंगे, विधायकों को, उनको इस बात की भी चिंता हो रही है। लेकिन फिर भी एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। आज कोई ऐलान हो जाए, घोषणा हो जाए तो अलग बात है। अभी तक तो इसके कोई आसार नहीं है। चिराग पासवान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की आज पुण्यतिथि भी है। चिराग पासवान ने उनको श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि वो कहा करते थे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आज हर आदमी कविता ही कह रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर वो लड़ते नहीं तो कठिन हालात से बाहर निकलते नहीं। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कठिन हालात एनडीए में चिराग पासवान की वजह से ही बने हुए हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं 5 लोकसभा सीट में जीता, 6 सीट पर लोकसभा सीट विधानसभा की, तो 30 सीट मेरी बनती है। मेरा हक है कि मुझे कम से कम 30 विधानसभा सीट दी जाए। शुरुआत तो 40 से हुई थी, अब वो 30 पर आ गए हैं। एनडीए ने उनको पहले बीजेपी ने बताया जाता है 18-20 सीट ऑफर की थी, इससे ज्यादा देना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उस पर बिल्कुल ही उखड़ गए चिराग पासवान, तो फिर बात 25 के बीच कहीं ठहरी। बाकी आपको हमारे मेहमान जो हैं वो और बता पाएंगे। लेकिन क्या ये 25 के आसपास मान जाएंगे? जितनी सीट चिराग पासवान को मिलेगी उससे कम पर राजी नहीं होना चाहते जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, या वो उसके कंपैरिजन में एक सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। तो ये अभी सारी कठिनाइयां हैं। अब चिराग पासवान ने आज क्या कहा है, और बोलने से भी कई बार अंदाजा लगता है तेवर कैसे हैं, सुनते हैं। मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। बिल्कुल ठीक कहा चिराग पासवान जी ने। उनकी बातों का राजनीतिक मायने तो निकाले ही जाएंगे। मैं अब जीतन राम मांझी जी की बात भी आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने एनडीए पर दबाव डालने के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनकी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वो एनडीए में बने रहेंगे। मांझी कह रहे हैं कि वो 20 सीट मांग चुके हैं पहले भी। उन्होंने आज कहा कि वो अपनी पार्टी को, हमको मान्यता दिलाने के लिए इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं। कैमरे पर बयान देने के बाद जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने भी एक कविता कही है। हम सबके बीच में कविवर जो हैं प्रोफेसर साहब ही हैं, तो वो कविता ये पढ़ेंगे आपके लिए। जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट है, तो सुना दीजिए। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती है की सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। जो इतना उखड़ गए, कह रहे हम एक भी नहीं लड़ेंगे लेकिन रहेंगे एनडीए में। क्या है कविता सर, बता दीजिए इनकी। नहीं, देखिए, वो कहा जरूर रहे कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये सब तो राजनीतिज्ञों के तेवर होते हैं, कहने का ये लहजा होता है उनका। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी में आई है कि सीटों का शेयरिंग का मामला है, करीब 70% अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एनडीए के अंदर। बाकी 30% वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे लगता है आज या कल तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन कल तक जानकारी थी जो मुझे सूत्रों के अनुसार कि 70% सीटों का तालमेल आपस में एनडीए में हो गया, एनडीए के अंदर हो गया। सर 70% का तो हमेशा रहता है, वो मामला 30% का ही होता है। नहीं, ये कविता, इस कविता के बाद भी आप कह रहे हैं समझौता हो गया। एक सुबह एक कविता मुझे बिहार से ही एक बीजेपी के एक नेता ने भेजा है, और ये जीतन राम मांझी जी का ट्वीट है। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो
तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अच्छा। हम HAM है। हाँ। जो दिनकर ने पंक्ति लिखी थी उसमें हम है, इन्होंने HAM कर दिया। देवनागरी शब्द, हिंदी का शब्द इसमें है। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। क्या बात तो जो है। अंतिम बात उन्होंने कही कि हम रहेंगे एनडीए में, रहना तो मजबूरी है। ये तेवर है कि सरेंडर है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये 5 सीटों 6 सीटों पर ये मान जाएंगे अंतिम में। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन इससे ज्यादा उनको सीटें देने ये तो इमोशनल ब्लैकमेल लग रहा है अजीत जी। मतलब बाकी चीजें ठीक है उनकी, लेकिन 5-6 सीट पर नहीं मानेंगे, और 5-6 सीट पर मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। अब मामला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहां तक हमको जानकारी है, आखिरी ऑफर 9 सीट का है। 9 सीट तक भारतीय जनता पार्टी उनको देने को तैयार है, और वो डबल डिजिट में जाना चाहते हैं। और इसका कारण ये है कि चिराग पासवान आज डील कर रहे हैं कि हमको 24 से 25 सीट उनको दिया जा रहा है, और उस पर राजी नहीं हो रहे हैं वो, कि 30 से कम नहीं चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि उनके पास 5% पासवान का वोट है, और वो होल्ड करते हैं कि हम होल्ड करते हैं। हालांकि पोस्ट इलेक्शन तमाम सर्वेज में ये है कि 55 से 60% पासवान उनको वोट करता है, मतलब उस तरह से होल्ड नहीं करते हैं 70 से 80%। देखिए पिछली बार जो वोट उनको आया था 5.3% वोट आया था। 5.3% वोट था जो लोजपा 137 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन वो वोट सारे उनके नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे वोट थे जो जेडीयू को नहीं जाता है वोट, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे हर जगह। ये जो 5% वोट होल्ड करते हैं, उसके आधार पर अगर वो 30 सीट मांग रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं, मुसहर जाति से, उसका भी 3.2% वोट है। तो इस प्रोपोर्शन में तो आपको सीटें देनी होंगी। और चिराग पासवान 5 लोकसभा की सीट ले गए थे, और जीतन राम मांझी चिराग को जितनी मिले उससे आधी तो मिले इनको। आधी तो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, ये इनका अपना स्टैंड है। पहले इन्होंने कहा कि 15 सीटें हमारे लिए सम्मानजनक होंगी, नहीं देंगे तो हम 100 सीट लड़ेंगे। अब उससे सरेंडर किया है इन्होंने कि हम कोई सीट नहीं लड़ेंगे। ये इमोशनल एक ब्लैकमेल दबाव डालने का तरीका है। ये 7 सीट जो प्रोफेसर साहब ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी जिस दिन मिले परसों उनके घर पे जाके पटना में, तो उन लोगों ने 7 सीटों का ऑफर दिया, और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ 15 मिनट में वो बात खत्म हो गई, और ये सब लोग निकले, और वो फिर वहां से दिल्ली चले। मेन मुद्दा तो चिराग का है ना। हाँ, चिराग पासवान का निपट जाए अगर, तो फिर जीतन राम मांझी का भी निपट जाए, उपेंद्र कुशवाहा का भी निपट जाए। ये उसके बगैर नहीं निपटेगा। चिराग पासवान जिस तरह से जितनी सीटें मांग रहे हैं, उतना देना संभव नहीं है, और आप देंगे तो दूसरे लोगों को आपको नाराज करना पड़ेगा, आप वो भी जोखिम नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये कि चिराग के पास भी कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, रहना तो यही है अभी। ऑप्शन किसी के पास नहीं, ऑप्शन होता है। ये केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, बात है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, 5 उनकी पार्टी पिछली बार बेटा मंत्री, मांझी जी का बेटा, पिछली बार भी उनकी पार्टी टूटी थी, 6 MP थे, 5 एक साथ चले गए थे, अकेले रह गए थे। बीच में ये हो रहा था कि प्रशांत किशोर के साथ है, जा सकते हैं। ये बीच में प्रशांत किशोर ने, प्रशांत किशोर का ये ऑफर था कि आप पार्टी मर्ज करिए। पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बाद में ये भी था कि आप अंडरस्टैंडिंग से हम सीटें लड़ लें, ये भी इसका था। मर्ज करे। हाँ, एनीवे ये सब पुरानी बातें हो गई ना, अब तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। अब एनडीए में ही है। देखिए चिराग पासवान के लिए यदि आप बड़े लोगों से आप बात करें तो बनेगा कि जो तेवर दिखा लें, जो झगड़ा कर लें, अंतिम में आकर के एक बार तेजस्वी यादव की भी बात कर लेते हैं। मैं उनकी बात आपको सुना देता हूं। पहले एक लाइन बोल। हाँ प्लीज प्लीज। क्योंकि रश्मि रथी की बात प्रोफेसर साहब ने कर दी, और रश्मि रथी को उन्होंने कोट किया, तो मैंने कहा ये अभी फर्स्ट स्टेप है। असली स्टेप तो तब आए जीतन राम मांझी अगली बार ट्वीट करे रश्मि रथी को, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। ये नहीं होने जब याचना के बाद का है ना, ये कृष्ण ने बोला, ये होना नहीं बोला था, लेकिन कृष्ण गए, कृष्ण की भूमिका में नहीं है। नहीं तेवर की बात हो रही है। तेवर की बात है कि वो वहां तक तो नहीं जाएंगे, क्लियर है। तेजस्वी यादव का अपना दर्द है। तेजस्वी यादव सीटों के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। बताया तो ये भी जाता है कि तेजस्वी यादव इस बात से भी नाराज हैं कि कहाँ है मेरे सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश गए, अब लौटे कि नहीं लौटे, आ गए हैं, लेकिन वो बिहार में तो गए नहीं। चुनाव का ऐलान हो गया, सीटों का बंटवारा होना है, सबसे क्रूशियल काम है ना ये तो। आपकी सीट कैंडिडेट की बात होना, सीटों की बात होना। सौरभ जी 8 जनवरी 2025 को खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के समय था वो महागठबंधन, और लोकसभा चुनाव के बाद अब तो है ही सर, लेकिन अब ठीक है, अब गठबंधन तो है ही। वो कह रहे हैं बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, और 14 नवंबर के बाद बेरोजगारी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। जनवरी में बिहार की महिलाओं को नई सरकार 2,500 रुपया महीना देना भी शुरू कर देगी। 14 नवंबर
2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार बैठा होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा और जनवरी के बाद से माई बहन मान योजना के तहत 1 साल के लिए 30,000 रुपए उनके खातों में दिया जाएगा। ये नीतीश जी वाला उधार, भाजपा वाला उधार नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक न्याय रहेगा। मैं जितनी बार तेजस्वी यादव को देखता हूं और सुनता हूं, ऐसा लगता नहीं कि जिस शिद्दत से उनको इस इलेक्शन में मतलब अपनी लक्ष्य के प्रति जाना चाहिए वैसा वो कर रहे हैं। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं, बिहार में वो हो सकता है अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन देख के वो फील नहीं आती जो नौजवान नेता में करंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। 20 साल का चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसको मुझे हटाना है। मैं 2 बार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, पिछले चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बना था, उसके बाद भी मतलब वो फायर नहीं दिखाई दे रहा आपको। 2020 की बात अलग थी। 2020 में तेजस्वी यादव के पास आरजेडी की पूरी कमान थी, कोई रोक टोक वाला था ना, लालू प्रसाद थे नहीं। अब तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या है बाहर लड़े कि घर में लड़े। बहन अलग, रोहिणी आचार्य लड़ाई लड़ रही है, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर चुनौती दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से पार्टी को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। तेजस्वी यादव को परिवार को संभालना और परिवार के साथ साथ उनको अभी गठबंधन के दलों को संभालना है, राहुल गांधी को संभालना है। वो पूछ रहे राहुल गांधी का है, राहुल गांधी हालांकि मैं बता दूं, मैं सिर्फ ये सुरसुरी इन्हीं की छोड़ी हुई थी। ये राहुल गांधी से नाराज है, आपका ही था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा भी, उन्होंने कुशल लोगों से कहा कि भाई आप राहुल गांधी से बात करना, राहुल गांधी कहाँ है, आप प्रस्ताव लेकर आते हैं, इस पटांग प्रस्ताव पे हम क्या आपसे बात करेंगे। अच्छा, तो अब राहुल गांधी लौट के आ गए और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठा है। बिहार के सभी बड़े कौन डील कर रहा है? कृष्णा लवरू, कृष्णा प्रभारी हैं। हाँ, वो प्रभारी, वो पूरा उसको देख रहे हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं राजेश श्याम, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो आज दिल्ली में सारे कांग्रेस के बड़े नेता बिहार के आज दिल्ली आ गए हैं और सीटों को लेकर बंटवारों पे चर्चा होगी। जो प्रस्ताव दिया है तेजस्वी ने, वो कहा है कांग्रेस को 55 से 56 सीटों का प्रस्ताव दिया है। 135 से 138 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, 30 सीटों पे वाम दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो तेजस्वी जिस सीटों पर लड़ेगा उसमें से वो कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो देंगे और पशुपति पारस को भी वो अपने इसमें एडजस्ट करेंगे। तो उन्होंने मोटा मोटी प्रस्ताव भेजा है कि भाई 55 से ज्यादा सीटें हम आपको दे नहीं सकते, 55-56 से ज्यादा। अब कांग्रेस आज तय करेगी कि 55-56 सीटों पर चुनाव लड़ना है या कोई नया प्रस्ताव तेजस्वी के पास भेजना। इनको आपने जो क्या ये इस बात से इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि राहुल गांधी से सीधे क्यों नहीं मेरी बात हो रही? यही वो उनकी इस बात की नाराजगी कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे, उनका ऑपरेशन था। राहुल गांधी तो कोलंबो जाने की क्या जरूरत थी जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, नीतीश कुमार और मोदी को घेरना है, एक कॉमन एजेंडा बनना है, किस आधार पर लड़ेंगे, रैलियां कब होंगी, घोषणा पत्र कैसा होगा, कौन कौन सी सीटों में अदला बदली होगी, ये सब जब बातें करने के लिए राहुल गांधी उपलब्ध नहीं थे, तो उनकी इस बात की नाराज थी। दूसरे एनडीए को लेकर एक लाइन जोड़ देता हूं सर कि जो नाराजगी चल रही है, अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे। बेचारे उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? तावड़े ने फोन कर दिया कि पवन सिंह को लेकर आ रहा हूं, आशीर्वाद दे दीजिए, उनको भाजपा ज्वाइन कराना है। अब जिसने उनको चुनाव कारकाट का हरा दिया उसको भी उनको आशीर्वाद देना पड़ा। तो न चिराग पासवान के पास कोई विकल्प है, न उपेंद्र कुशवाहा के पास है, न माजी साहब के पास है। ये जरूर कह रहा है, लेकिन जो सीटें देंगे उनको भारतीय जनता पार्टी, उसी सीटों पर उनको। तेजस्वी की बात सर जरा। तेजस्वी, आपने जी बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लड़ाई मजबूत तरीके से हो सकता है जमीन पर हो, लेकिन जो एक तेवर भी होता है ना, पॉलिटिक्स में तो तेवर परसेप्शन भी काम में आता है। जैसे अभी आप देख रहे थे वो युवा क्रांतिकारी नेता, क्या नाम था उनका, चिराग जी, उनका तेवर था कि भाई जीना मरना जो भी है लड़ना, सब कुछ करना है। तो वो तेवर नहीं दिख रहा और शायद वो इस बात से भी दुखी हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से आना चाहिए था लड़ाई में, मैदान में, समीर जी जिस तरह से करें कि वो आज यहाँ मैदान में रहें, साथ रहें और कम से कम उनको मुख्यमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाने में क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री बनेगा जब बनेगा। हमने इतनी बात की, सब किया, अब पता नहीं, तो आज भी उन्होंने यही कहा सबसे परेशानी इसके बाद तेजस्वी सब दे देगा। लेकिन महागठबंधन में चलेगी उन्हीं की, तेजस्वी की, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। वो कितना कर सकते हैं, कांग्रेस कितना दबाव बना सकती है, मगर पूरी लड़ाई जो महागठबंधन की 1 महीने पहले चल रही थी उससे थोड़ा सा नीचे रफ्तार पर आ गए। एक तो वो 10 दिन वोट चोरी वाला जो अभियान चला वो आज कहीं पर खड़ा नहीं है, तो उससे भी एक
लगा, और उस समय भी उन्होंने तो पूरा साथ दिया ही था तेजस्वी जी ने। सर मैं तो कह रहा हूँ खबरों में बने रहने की बात को अगर ले लें, राहुल गांधी की यात्रा हुई, उसके बाद इनकी यात्रा हुई, तब तक एक स्पेस ले रहे थे, चर्चा हो रही थी सब। अब आज वो कहीं ठंडा पड़ा है सब कुछ। और बल्कि जब 10,000 रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया योजना का प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री की उस योजना का, तब तो और बड़े तरीके से मैदान में आकर क्या गड़बड़ चल रही है महागठबंधन में? देखिए, अभी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित होना सबसे पहली चीज है, सीटें बाद में आएंगी। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में यह सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आपका जो वोट बैंक है वो माने कि आपके हाथ में सत्ता आ रही है, नहीं तो वोट टूटते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से भी 4 यादव जीते हैं, आरजेडी भारतीय जनता पार्टी से भी 7 यादव जीते हुए हैं, एमपी सारे जीत जाते हैं यादव के, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के, क्योंकि यादव ऐसा बंधुआ नहीं है। अगर उसको ये आप नहीं भरोसा दिलाएंगे कि हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं तो वोट टूटने की संभावना रहती है, क्योंकि सारी पार्टियां टिकट डाइवर्सिफाई कर रही हैं। एक कोई पार्टी एक या 2 जाति को ऐसे ज्यादा टिकट आप मानते हैं कि कांग्रेस के इनको सीएम फेस ना डिक्लेयर करने का नुकसान हो रहा है? नहीं, मतलब एक तो इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि हम अगर सीएम फेस अनाउंस करते हैं और नीतीश कुमार के साथ तुलना होती है कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी में से किसको चुनना है, तो फिर एडवांटेज नीतीश हो जाता है, और ये फैक्चुअली करेक्ट। कुछ चीजें तो ऑब्वियस होती है ना, जनता को भी मालूम है, मालूम है, लेकिन वो तुलना होने नहीं देना चाहते हैं लोग। ऐसा कांग्रेस ने एक पोजीशन लिया हुआ है, हो सकता है कि सीटें कांग्रेस के 1 लाख मिल जाए तो वो अनाउंस कर दें। कांग्रेस के पास बड़ा मजबूत चेहरा है। इस पर प्रशांत किशोर ने एक बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, इसमें सीटों को लेकर जो कश्मकश चल रही है, ये सीटों का नहीं, बिहार की जनता को लूटने का घमासान है। के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे उतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। पहले ही कहा, हम लोग को कोई किसी से बात थोड़ी करने की जरूरत है, जनता से बात कर रहे हैं, जनसुराज के साथियों से बात कर रहे हैं। 9 तारीख को जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। वैसे सारी जिंदगी उन्होंने यही किया है, चुनाव लड़वाए हैं तो ये सीट बंटवारा, यहाँ से कैंडिडेट उसको ये कर दो। आज वो कह रहे हैं सब सिर्फ लूटने के लिए हो रहा है। वो ज्यादा सीटों के लिए लूटने की बात कर रहे हैं और खुद 243 पे लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार का जो चुनाव होता है सौरभ जी, अंतिम में ये लोग तय कर लेता है। अभी प्रशांत किशोर के साथ भीड़ भी थी, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं है, लेकिन जब चुनाव अंतिम क्षण में जाता है तो फिर वही लोग याद करता है कि लालू का राज क्या था और अभी का क्या स्थिति है, और एक वोट जो है वो एक मुश्त होकर के पोलराइज हो जाता है एंटी लालू। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, देखिए, पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है मात्र 12,000 वोटों से जीता था। 37.33% जो है वो एनडीए का वोट था और 37.23 का ही ये अंतर था। लेकिन ये मान करके चलिए कि पिछली बार जो है वो जो महागठबंधन था वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच चुका था। मुसलमानों का और यादवों का गठबंधन, ये जो माई फैक्टर था, प्लस उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश की थी, वो पीक था। अच्छा। अभी स्थिति ये है कि वो एक नया सोशल कोएलिशन बना, जिसमें आज के दिन में चिराग पासवान भी उस समय नहीं लड़ रहे थे, तो चिराग पासवान के भी आए। ये यदि मान लेते हैं कि यदि 5% का भी यदि इजाफा होता है तो मान करके चलिए कि 42%, 43% पे भी यदि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहता है तो बहुत क्लीन मेजोरिटी बहुत क्लीन मेजोरिटी होकर के निकल जाएगी। हालांकि मैं फिर एक जोड़ देना चाहता हूं कि ये जो अर्थमेटिक होता है वो कोई जरूरी नहीं कि वोटों के अंदर वो तब्दील ही कर जाए, लेकिन मोटा मोटी यही दिखाई देता है।